नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कक्षा प्लस पर। हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ देख रहे थे उसमें आज लोग हम अपना एक दूसरा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है संसद। संसद के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा संसद के बारे में बताना चाहूँगा कि यार संसद होता क्या है, या फिर हम लोग एक बेस बनाए, हम लोग लेमन लैंग्वेज में समझे। तो संसद लोगों का वो एक ग्रुप होता है जो क्या करता है कि उसमें कुछ लोग हमारे द्वारा चुने हुए होते हैं और कुछ लोग हमारे प्रतिनिधियों द्वारा चुने हुए होते हैं। कुछ लोगों को हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और कुछ लोगों को हमारे द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए ये लोग इलेक्ट करते हैं। कुछ लोग स्टेट असेंबली से जाते हैं डायरेक्ट और कुछ लोग जो है स्टेट का पार्ट होते हैं। तो ऐसे करके कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। अच्छा, संसद में और क्या है? तो संसद के अंदर जो लोग होते हैं वो हमारे यहाँ पे कानून बनाने का काम करते हैं, कानून को लागू करने का काम करते हैं और आगे की सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं कि देश को आगे कैसे व्यवस्थित किया जाए। इस चैप्टर में यदि हम लोग थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं तो हम लोग देखते हैं संसद के बारे में। यहाँ लिखा है दोस्तों कि सरकार क्या होता है? तो संस्था का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और इसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। सरकार क्या होता है दोस्तों कि वो एक बॉडी जिसके पास में लॉ बनाने का काम, लॉ को, कानून को लागू करने का काम और जन जीवन को लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करने का जो मौका मिलता है वो किसके पास होता है? ये जो ड्यूटी होती है किसके पास में होती है? सरकार के पास में होती है। और हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि सरकार की जो ड्यूटी है वो कहाँ पर लिखी हुई है। तो सरकार की ड्यूटी भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी नाम का चैप्टर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश तत्व, वहाँ ये सरकार की ड्यूटी लिखी हुई है। तो दोस्तों आपको आइडिया लगा होगा कि सरकार होती क्या है। जो हम लोग कहते हैं कि सरकार कौन है, तो सरकार लोगों का वो एक ग्रुप है जो हमारे द्वारा इलेक्टेड है। ये क्या करते हैं? तो ये कानून बनाते हैं, कानून बनाने के लिए, लागू करने के लिए कानून बनाते हैं, कानून को लागू करते हैं और उसके बाद में इसकी व्याख्या करके लोगों को उनके अधिकार बताने के लिए, लोगों को उनकी ड्यूटीज बताने के लिए, ये सब काम कौन करता है? सरकार करती है। यदि हम एक बार और देखें तो किसी देश के लोगों और संस्थाओं को नियंत्रण और उनकी निगरानी करती है। सरकार क्या होती है कि किसी देश के लोगों को, संस्थाओं को नियंत्रित करती है प्लस उनकी निगरानी करती है, उनका ध्यान रखती है कि क्या वो लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संविधान के हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं है। अच्छा, सरकार के हम लोग अंग बता सकते हैं कि यार सरकार होती कैसी है। तो सरकार के दोस्तों 3 अंग होते हैं और इन 3 अंग पे यदि हम लोग चर्चा करें तो सरकार के अंग में आप लोगों ने कई बार क्लासेस में अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं विधायिका, एक को हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका और एक को हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका। या हम लोगों ने जो विधायिका के लिए शब्द यूज में लिया है वो हमने लिया है व्यवस्थापिका। तो हम लोग एक बार सरकार के 3 अंग देखेंगे। पहला अंग होता है आपके पास में व्यवस्थापिका, दूसरा होता है आपके पास में कार्यपालिका और तीसरा अंग होता है आपके पास में न्यायपालिका। यदि मैं इसको थोड़ा सा आपको ढंग से समझाना चाहूँ तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि यार गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं और ये जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है ये तीनों ऑर्गन कैसे होते हैं? तो एक होता है दोस्तों जिसको हम लोगों ने विधायिका बोला, जिसको हम लोग लेजिस्लेचर बोल सकते हैं। एक होता है जिसको हमने कार्यपालिका बोला, इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं। और एक होता है दोस्तों जिसको हम लोग जुडिशरी या न्यायपालिका बोल सकते हैं। अच्छा, विधायिका क्या होता है? विधायिका वो होता है जो कि लॉ मेकिंग का काम करता है, लॉ मेकिंग का काम करता है, कानून बनाने का जो काम करते हैं वो लोग किस में आते हैं? विधायिका में। इसके बाद में उन कानून को अप्लाई करने का जो काम करते हैं सॉरी, वो सब किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में। और उन सारे कानून को चेक करने का जो काम करते हैं कि यार ये कानून जो है ये सही है या नहीं है, चेक और बैलेंस करने का काम करते हैं, वो सब किस में आते हैं? जुडिशरी में। लेजिस्लेचर या विधायिका के अंदर जो लोग आते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए एमएलए या एमपी हो सकते हैं, जो पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर बैठ के हमारे लिए कानून बनाते हैं। इसके अंदर हमारे पास में जो है एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के अंदर हमारे पास में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये लोग आते हैं। और जुडिशरी के अंदर हमारे पास में सारी हमारी जो जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड है, जैसे हमारा सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हायर कोर्ट और उसके बाद में लोअर कोर्ट्स, तो ये सारे लोग इसके अंदर आते हैं। इसी चीज़ को हम लोग चर्चा कर रहे थे संसद के अंदर कि यार संसद के अंदर 3 ऑर्गन होते कौन कौन से हैं। तो संसद के 3 अंग जो हैं, 3 ऑर्गन जो है, पहला है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका मतलब जो व्यवस्था बना के रखने में मदद करती है। उसके बाद में कार्यपालिका और उसके बाद में हमारे पास में हो गया न्यायपालिका। हम लोग
संसद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो संसद क्या है दोस्तों? संसद सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे स्टेट असेंबली के बारे में ना पढ़ के मैक्सिमम हमारा ध्यान होगा किसके बारे में? संसद, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में पढ़ने का। और इसके बाद में हम लोग एक चैप्टर के अंदर और पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो यदि दोस्तों व्यवस्थापिका के अंदर मैं आपको बताऊं, तो व्यवस्थापिका में हमारे पास 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं कार्यपालिका के अंदर हमारे पास में 4 लोग बताएं। एक का नाम है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, यहाँ पे है प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, और एक है आपका महान्यायवादी। और न्यायपालिका के अंदर हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो लोकल कोर्ट्स होती है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, वो सब हमारे न्यायपालिका का पार्ट है। सॉरी। भारतीय राज व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तर पर हुआ है। भारतीय राज व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका है, जो व्यवस्था बनाने वाली बॉडी है, उसका गठन कितने स्तर पर हुआ है दोस्तों? 2 स्तर पर। 2 स्तर में से जो स्तर है वो एक कौन सा है? वो है विधायिका। विधायिका क्या होता है दोस्तों? जिसके अंदर विधायक या फिर एमएलए ये सारे लोग होते हैं जो हमारे लिए विधि का निर्माण करते हैं। विधि का मतलब हमारे लिए जो लॉ का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, वो सब विधायिका में आते हैं। देखते हैं डेफिनेशन कि जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार, जिसके पास क्या अधिकार होता है? देश का कानून बनाने का अधिकार। इसके अलावा कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने मतलब टैक्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने, उसके बाद में है दोस्तों बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। विधायिका क्या करती है दोस्तों? आपके लिए कानून बनाती है। अच्छा, कानून के अलावा और ये क्या कर सकती है? तो आपके लिए टैक्स रिलेटेड जो डिस्कशन है वो भी ये करेगी कि टैक्स को बढ़ाना है या घटाना है, टैक्स के अंदर कटौती करनी है, इंक्रीमेंट करना है, वो भी ये देखेगी। उसके बाद में जो सालाना सरकार का जो बजट आता है, उस बजट को बनाने का काम भी विधायिका के अंदर जो लोग हैं वो लोग इसको करेंगे। उसके अलावा वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड जो काम है वो सभी विधायिका ही देखेगी। इसके बाद में हम लोग यदि विधायिका के आगे चले तो हम लोग एक एक ऑर्गन को और ढंग से समझेंगे और हम लोग संसद के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो व्यवस्थापिका थी, इस व्यवस्थापिका के अंदर क्या है कि हमारे पास में ये टोटल 2 ऑर्गन हम लोग पढ़ रहे थे। पहला है कि यार संघीय व्यवस्थापिका, कि जो संघीय व्यवस्थापिका है संघ लेवल पे, इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर, केंद्र लेवल पर जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक है हमारे पास में स्टेट लेवल पर, स्टेट मतलब हमारे पास में हो गया राज्य लेवल के ऊपर, इसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो केंद्र पे है उसको हम लोग संघ बोलते हैं, तो इसको हमने संघीय बोल दिया, और राज्य वाली है उसको हम लोग राज्य व्यवस्थापिका बोल सकते हैं। अच्छा, संघीय व्यवस्थापिका में जो हमारा जो एक पार्ट होता है वो कौन है? संसद। और यही आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि संसद है क्या। अभी तक जो चीज़ें चल रही थी वो सब बेसिक थी, जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट पार्ट उसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। काफ़ी तरह के क्वेश्चन संसद से आते हैं और काफ़ी बड़ा और डिटेल्ड चैप्टर होने वाला है। वही राज्य व्यवस्थापिका के अंदर हम लोग राज्य विधानमंडल की चर्चा करते हैं, जिसके अंदर जो लोग होते हैं उनको हम लोग एमएलए या फिर विधायक नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, या फिर उनको हम लोग हिंदी में विधायक बोलते हैं। और संसद में बैठने वालों को हम लोग दोस्तों सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? सांसद। और इंग्लिश में इनको हम लोग एमपी के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसी के साथ दोस्तों इस चैप्टर को अच्छे से शुरुआत करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी स्लाइड के अंदर। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका संसद नाम से जानी जाती है, फिर संसद नाम दिया गया है। भारतीय संविधान में जो हमारी जो संघीय व्यवस्थापिका है, यूनियन गवर्नमेंट की वो बॉडी जो आपके लिए लॉ बनाने का काम करेगी, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। इसके बाद में लिखा है दोस्तों, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि का राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। कि भारत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, हमारे द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट करते हैं, वो जाके जिस एक ग्रुप के अंदर बैठते हैं, जिस एक राष्ट्रीय सभा के अंदर बैठते हैं, उस राष्ट्रीय सभा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? संसद नाम से जानते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि यार एक ऐसी जगह है जिसके अंदर बहुत सारी सिटिंग अरेंजमेंट है, और सामने एक अंकल बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि सामने बहुत सारे लोगों को एक साथ लीड कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्लास में एक टीचर होता है और सामने सारे बच्चे बैठे रहते हैं और उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको सबको गाइड करते हैं। सेम काम संसद में होता है कि आप लोग वहाँ पे डिबेट कर सकते हो, आप लोग वाद विवाद कर सकते हो, लेकिन इस स्थिति के अंदर आपको जो सामने जो टीचर है, जिसको हम लोग स्पीकर के नाम से जानते हैं या फिर हम लोग जिसे सभापति के नाम से जानते हैं,
कि आपको बात माननी होती है। तो ये सारे जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो जाकर कहाँ पर बैठते हैं दोस्तों, संसद में बैठते हैं। तो यदि हम लोग एक लेमन लैंग्वेज में समझे कि संसद होता क्या है, तो हमारे द्वारा जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है, हमारे द्वारा जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो एक राष्ट्रीय सभा में जाके बैठते हैं, और उस राष्ट्रीय सभा का नाम क्या है, उस राष्ट्रीय सभा को हम लोग संसद कहते हैं। अच्छा, इस संसद के पास में क्या होते हैं, निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार होते हैं। इस संसद के पास में कुछ हमारे द्वारा दिए गए या हमारे संविधान के द्वारा दिए गए राजनीतिक अधिकार है। अच्छा, मैंने कहा कि हमारे द्वारा दिए गए, तो क्या ऐसा कहना सही होगा? तो हम लोगों ने संविधान की शुरुआत में पढ़ा था कि हम भारत के लोग मतलब संविधान में जो भी चीजें बनी है वो कौन दे रहा है संविधान को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम या फिर हमारे जो पास्ट जनरेशंस थी वो लोग संविधान को ये चीजें दे रहे हैं। अच्छा, इनके पास में क्या क्या अधिकार है या फिर क्या क्या पॉलिटिकल राइट्स है इनके पास में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देश में कानून बनाने या विधि निर्माण का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास में होगा। तो पहला अधिकार क्या हो गया दोस्तों, लॉ मेकिंग का। पहला अधिकार क्या हो गया, लॉ मेकिंग का, कानून बनाने का। किसके पास में होगा, संसद के बाद में। संसद सरकार चलाने को नियंत्रण करती है। संसद सरकार चलाने को नियंत्रण करती है, मतलब कि वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट जो है, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट जो है ये किसके थ्रू चलती है, संसद के थ्रू। कि देश में कैसे कानून आएंगे, कैसे कानून लागू होंगे, ये सब कौन देखता है, संसद। आगे लिखा है कि संसद के हर पैसे पर सरकार के हर पैसे पर संसद का अधिकार होता है। इसका मतलब थर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है, वो पैसों से रिलेटेड है। कि सरकार का जो भी पैसा है, चाहे इनकम टैक्स के फॉर्म में लिया हो, चाहे हमने किसी ना किसी से लोन लिया हो, या फिर हमने कहीं से कलेक्शन किया हो कोई सेस वगैरह लगा के, उस सरकार के सारे पैसे के ऊपर किसका अधिकार होगा, तो पैसों के ऊपर जो अधिकार बताया गया है वो किसका बताया गया दोस्तों, संसद का बताया गया है। इसके बाद में हमारी एक और जो अगला जो पॉलिटिकल राइट मिला है संसद को, वो कौन सा है कि सार्वजनिक मामले और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद सर्वोच्च संघ होगा। कि अगर कोई पब्लिक मैटर के ऊपर डिबेट करनी होगी, सार्वजनिक मामलों पर डिबेट करनी होगी, या राष्ट्र की कोई नीति है कि हमें पड़ोसियों के साथ में कैसे व्यवहार करना है, पड़ोसियों के साथ में कौन सा व्यापार करना है, हमें किस चीज के ऊपर चर्चा करनी है, किस चीज पे बहस करनी है, ये सारी चीजें जो भी डिबेट और डिस्कशन पब्लिक वेलफेयर के लिए या इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए किया जाएगा, उसके लिए जो सर्वोच्च बॉडी होगी वो क्या होगी, जो सर्वोच्च जगह होगी, सबसे बड़ी जगह होगी, वो कौन सी होगी, संसद। इसका मतलब कि हमारे देश के इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन पे जो भी डिबेट और डिस्कशन होगा कि हमें किसी देश को हमारी कुछ बाउंड्री देनी चाहिए, या किसी देश का कोई पार्ट ले लेना चाहिए, किसी राज्य का नाम बदल देना चाहिए, या फिर हमें 3 तलाक जैसे जो कानून थे, आर्टिकल 370 जैसे जो कानून थे, उन सबको हटा देना चाहिए। तो ये सब डिबेट और डिस्कशन कहाँ पे किया जाएगा, संसद में किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यदि हम लोग आगे देखें तो हम लोग देखते हैं कि यार अलग अलग देशों की जो व्यवस्थापिका है, जो संसद है, उनके अलग अलग नाम है। तो दोस्तों संसद जो है अलग अलग देशों की, उनके अलग अलग नाम है, और हम लोग उससे देखते हैं। तो सबसे पहले देश देखते हैं दोस्तों कि ये तो हमारे पास में लिखा है देश, कि किस देश का नाम है, और ये है उसकी व्यवस्थापिका का नाम। जैसे भारत जो है, तो भारत की व्यवस्थापिका का नाम क्या है दोस्तों, संसद है। हम लोग इंडिया के अंदर पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, संसद के नाम से जानते हैं। जबकि ब्रिटेन में इसको किस नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट से। अच्छा, ये हमारे वाले से बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि हमारे ऊपर लगभग 200 साल ब्रिटिश और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रूल किया गया था, और हम लोग उनके सिस्टम को अच्छे से समझते थे, इसलिए हमने वही प्रणाली अपनाई जो उनकी पार्लियामेंट में चलती थी। अच्छा, अमेरिका में जो है वो कौन है, अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम है दोस्तों कांग्रेस। कि सर क्या ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जो हमारी वाली कांग्रेस है, तो नहीं दोस्तों। कांग्रेस वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। तो इस कांग्रेस का मतलब क्या है कि ये एक लोगों का समूह है। अब हमारी वाली का नाम है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका मतलब इंडिया के जो लोग हैं उनका एक समूह है, इंडिया के जो नेशनलिस्ट हैं उनका एक समूह है, जिसको हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला। वहीं हमारे यहाँ पे 2 और कंट्री का दिया है, जर्मनी का और ईरान का। इनकी संसद को जो है ईरान की को मजलिस नाम से जाना जाता है, और ये जो जर्मनी है इसको बुंडेस्टाग नाम से जाना जाता है। तो ऐसे दोस्तों हम लोगों ने कई तरह की जो अलग अलग देश हैं उनकी व्यवस्थापिका के नाम पर चर्चा की। अब हम लोग यदि इस चैप्टर को ढंग से स्टार्ट करें तो यहाँ से हमारा चैप्टर आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। कि संविधान का एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में क्या दिया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ
में एक संसद होगी, भारतीय संघ में क्या होगी, एक संसद होगी। अच्छा, इस संसद में होगा क्या, तो भारतीय संघ में जो संसद होगी, जो पार्लियामेंट होगी, इस संसद का निर्माण कैसे होगा, ये संसद किससे मिलेगी, तो यहाँ पर हमें क्लियर किया गया है कि इस संघ के अंदर एक तो होगा राष्ट्रपति, जिसे हम प्रेसिडेंट के नाम से जानेंगे, और इस राष्ट्रपति के बाद में दो होंगे यहाँ पे दोस्तों सदन, दो क्या होंगे यहाँ पे, सदन। अच्छा, इन दोनों सदन का नाम भी बिल्कुल क्लियर किया गया है कि एक सदन का नाम होगा लोकसभा और दूसरे सदन का नाम होगा हमारे पास में राज्यसभा। तो ये सब हमें संसद के अंदर आर्टिकल, अच्छा ये कहाँ दिया गया है, तो ये हमें आर्टिकल अनुच्छेद 79 के अंदर दिया गया है। देखो दोस्तों, फिर से पढ़ता हूँ कि अनुच्छेद 79 के अंदर जो व्यवस्था की गई है उसमें लिखा है भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण किसके द्वारा होगा, तो जिसका निर्माण राष्ट्रपति एवं दो सदनों के द्वारा होगा। ये दो सदन कौन से होंगे, तो दो सदन के बारे में भी हमें बताया गया है कि एक होगा लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 79 कहता है कि आपकी यहाँ पर एक संसद होगी और संसद के अंदर दो लोग होंगे, एक होगी आपका प्रेसिडेंट और एक होगा आपका दो सदन। दो सदन कौन कौन से होंगे, तो एक सदन का नाम होगा लोकसभा और एक सदन का नाम होगा आपके पास राज्यसभा। अच्छा, इसके अंदर हम लोग और देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि जो प्रेसिडेंट है वो ना तो लोकसभा का पार्ट है और ना ही किसका पार्ट है, राज्यसभा का पार्ट है। प्रेसिडेंट अलग से संसद का एक अंग है, संसद का खुद का पार्ट है प्रेसिडेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है जो हमें इस स्लाइड में देखने को मिली। आगे देखें हम लोग, तो लिखा है कि भारत में आधुनिक रूप से लोकतंत्र एवं संसद के रूप में प्रतिनिधि संस्था की स्थापना ब्रिटिश शासन की देन है। मतलब कि हमारे देश के अंदर जो भी लोकतंत्र और संसद का जो भी प्रोग्राम चल रहा है, जिस तरह से हम लोग हमारे देश को डेमोक्रेटिक वे से और पार्लियामेंट सिस्टम को चला रहे हैं, ये सब हमने कहां से लिया है, तो ये सब हमने ब्रिटिश शासन की देन है, मतलब अंग्रेजों से डायरेक्टली अपना है। क्यों, क्योंकि हम लोग लगभग 200 साल उस व्यवहार में आ चुके थे, हम लोग समझ चुके थे कि इनकी कानून व्यवस्था कैसे है, इनके लोग कैसे कानून बनाते हैं, और फिर हम लोगों के लिए बहुत ईजी था, हमारे देशवासियों के लिए ईजी था कि हम लोग उसको ढंग से समझ में, इसलिए हमने डायरेक्टली हमारा जो पार्लियामेंट का सिस्टम है कहां से उठाया, ब्रिटिश शासन से उठाए। लेकिन इसके अंदर हमारे द्वारा कुछ बदलाव जरूर किए गए, उन पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लिखा है दोस्तों, हालांकि प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतांत्रिक स्वशासी संस्था भारत में ऋग्वैदिक काल में ही विद्यमान रही है। स्वशासी संस्था मतलब होता है दोस्तों सेल्फ गवर्नमेंट। जो हमारे यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, ये सब हमारे देश के अंदर पहले ऋग्वैदिक काल के अंदर, हमारे जो ऋग्वैदिक है उनके अंदर ये चीजें लिखी हुई मिलती है हमें। तो लिखा है कि हालांकि प्रतिनिधि निकाय और लोकतांत्रिक स्वशासी संस्थाएं भारत के ऋग्वैदिक काल में विद्यमान रही है। ऋग्वेद में सभा और समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख आता है। ऋग्वेद में कौन कौन सी दो संस्थाओं का उल्लेख आता है, एक तो हो गई सभा और एक का नाम हो गया समिति। इन दो संस्थाओं के बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है। समिति जो है वो आधुनिक लोकसभा जैसी है। हम तो हमारे से यदि पूछा जाए कि ऋग्वेद की कौन सी बॉडी है जो हमारी लोकसभा जैसी है, तो ऋग्वेद में दो बॉडी का नाम आता है, एक का नाम सभा और एक का नाम समिति। और इस समिति का जो काम था वो कैसा है, वो आज की हमारी लोकसभा जैसा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आज की जो हमारी लोकसभा है उसका आइडिया हमने ऋग्वैदिक काल की जो समिति होती थी वहां से हमने उठाया है। इसके बाद में यदि हम लोग चर्चा करें, हम लोग आगे देखें, तो जबकि सभा विशिष्ट लोगों का संगठन है। सभा क्या है, तो ये एक विशिष्ट लोगों का संगठन है और जिसका स्वरूप आज की किससे मिलता है, राज्यसभा से मिलता है। तो फिर से देखते हैं दोस्तों, लोकसभा जो है वो क्या है, तो वो समिति है, और जो राज्यसभा है वो कहां से लिया है हमने, तो वो ऋग्वैदिक काल से हमने सभा से लिया है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग एक देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में लोकसभा राज्यसभा का क्या आइडिया था। इसके बाद में लिखा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम आया था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा क्या किया, तो केंद्र स्तर पर एक सदनीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय बाइलेटरल सिस्टम जो हमारे संविधान या हमारे देश में सबसे पहले जो कभी आया था ब्रिटिश काल के दौरान, तो वो सबसे पहले आया तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। इसके हमारे यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था आई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है
कि द्विसदनीय व्यवस्था जो है, द्विसदनीय विधानमंडल की जो व्यवस्था है, वो हमारे यहाँ पे कौन से एक्ट से आई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट के तहत हमें ये व्यवस्था दी गई थी। इसके बाद में यदि हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो द्विसदनीय है उनमें से सदन थे कौन कौन से? तो जो दो सदन थे उनमें से पहला सदन जो हमें बताया गया है वो था हमारे पास में राज्य परिषद। पहला सदन क्या था? राज्य परिषद। और दूसरा जो सदन था उसको हमने विधानसभा के नाम से जाना था। तो जो द्विसदनीय व्यवस्था आई थी इसके अंदर पहला था हमारे पास में राज्य परिषद, पहला क्या था हमारे पास में? राज्य परिषद। और दूसरा था हमारे पास में जिसको हमने विधानसभा के नाम से जाना था, ये दूसरा है हमारे पास में विधानसभा। प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होंगे, और हमें यह भी राइट दिया गया था कि प्रत्येक सदन के जो सदस्य होंगे वो कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। निर्वाचित मतलब इलेक्टेड बाय द पीपल होंगे। अब भारतीयों को यहाँ पे चुनाव के अंदर मौका दिया गया था। तो ये हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर लिखा हुआ था। इसके बाद में यदि हम लोग चर्चा करें एक एक सदन के बारे में, तो हम लोग देखते हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में थोड़ा डिटेल में। एक बार फिर से देखेंगे, हम लोगों ने देखा कि भारत की जो संसद है उस संसद के अंदर टोटल हमें 3 लोग पढ़ने हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है हमारे पास में प्रेसिडेंट, एक होता है हमारे पास में लोकसभा, और एक हमारे पास में होता है कौन? राज्यसभा। तो हम लोगों को इनके बारे में अब ढंग से डिटेल में चर्चा करनी है कि ये तीनों अंग होते कैसे कैसे हैं। तो यदि हम लोग इन पर चर्चा करें तो पहले हम लोग राज्यसभा से शुरुआत करते हैं। इसके बाद में राज्यसभा के बारे में जान के हम लोग लोकसभा पे आएंगे, और ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे जब अगला चैप्टर आएगा तो उसके अंदर हम लोग राष्ट्रपति पे पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं इतना बड़ा है कि जिसके अंदर हमें पूरा एक चैप्टर पे डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा। तो हम लोग राष्ट्रपति में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, और इस चैप्टर में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं राज्यसभा के बारे में कि इस राज्यसभा का गठन वगैरह कैसे क्या हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, संविधान का जो अनुच्छेद 80 है, इससे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल 79, जिसके अंदर ये दिया गया था आर्टिकल 79 के अंदर की संसद 3 टुकड़े होते हैं। और इसके बाद में अनुच्छेद 80 के अंदर पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 80 के अंदर बोला है कि इसके अंदर किसके बारे में बताया कि राज्यसभा का गठन कैसे होगा। तो लिखा है अंतर्गत गठित राज्यसभा का उच्च सदन, स्थायी सदन और राज्यों का सदन नाम जाना जाता है। कि राज्यसभा के बारे में बताया गया अनुच्छेद 80 के अंदर कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको आप लोग उच्च सदन बोलते हो, आप लोग इसको स्थायी सदन मतलब एक परमानेंट बॉडी बोलते हो, और राज्यों का सदन इसका मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हो। इसके अलावा और क्या है कि राज्यसभा में जो लोग होंगे उसके अंदर क्या सारे लोग सर इलेक्टेड होंगे क्या? तो दोस्तों इलेक्टेड के अलावा कुछ लोग और कैसे होंगे? वो नॉमिनेटेड होंगे, उनको चुना जाएगा। और उनको चुनेगा कौन? नॉमिनेटेड को। उनको किसके द्वारा निर्वाचित किया जाएगा? तो उन्हें जो है राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें वहां पर बैठा दिया जा सकता है। कैसे सर राष्ट्रपति किसको बैठाएगा? तो राष्ट्रपति द्वारा कुछ लोग जिनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन है साहित्य के अंदर, कला के अंदर, विज्ञान के अंदर, या किसी समाज सेवी काम के अंदर, ज्ञान के अनुभव वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा। तो राज्यसभा में जितने भी लोग हैं उसके अंदर से हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा चुन के जाएंगे। और 12 लोगों को कौन मनोनीत करेगा? तो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। जब हमारे यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी को हमारे यहाँ पे जब भारत रत्न का अवार्ड मिला था, तो उनका क्रिकेट में स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन होने के जरिए राष्ट्रपति जी ने उन्हें हमारे यहाँ पे राज्यसभा के अंदर क्या करा था? मनोनीत किया था। इसके बाद में लिखा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों को मनोनीत करना आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कि हमने ये जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, ये हमने लिया कहाँ से है? तो ये हमने दोस्तों लिया है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यदि हम लोग राज्यसभा के बारे में और चर्चा करें तो हम लोग देखेंगे कि संविधान की 34 अनुसूची के द्वारा जनसंख्या के आधार पर राज्य व संघ राज्य क्षेत्र को राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। क्या बताया कि किस स्टेट की राज्यसभा के अंदर कितनी सीटें होगी? ये कौन से बेसिस पे निकाला है? तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पे, जनसंख्या के बेसिस पे निकाला है कि कौन से स्टेट में राज्यसभा की कितनी सीटें होगी। ये कौन से बेसिस पे निकाला है? जनसंख्या के अंदर। तो हमें पता है कि यार सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? यूपी के अंदर। तो राज्यसभा के अंदर यूपी की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में यूपी वालों की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं, जो कि सर्वाधिक है। अच्छा सर हमारे राजस्थान की कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर राजस्थान की जो है दोस्तों वो
10 सीटें हैं राज्यसभा में। तो लिखा है उत्तर प्रदेश की कितनी 31 और राज्यसभा की कितनी 10 सीटें हैं। और कौन से बेसिस पे निकाला है हमने, चौथी अनुसूची के अंदर बताया गया है कि हम लोगों ने ये जनसंख्या के बेसिस पे, जनसंख्या के आधार पर हमने ये निश्चित किया है। आगे लिखा है दोस्तों कि जो संघ क्षेत्र है, संघ क्षेत्र मतलब हो गया जो यूटीज है, जो यूनियन टेरिटरीज है, इन यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें राज्यसभा में लोग जाएंगे। तो यूनियन टेरिटरीज में हमारे पास में केवल 3 है दोस्तों, एक हो गई हमारे पास में दिल्ली, एक हो गई पौंडीचेरी, और अभी जो हमारे पास में एक नई जो इलेक्ट हुई है उसका नाम है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर। तो केवल वर्तमान में 3 है दोस्तों, एक का नाम हो गया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे का नाम हो गया दिल्ली, और तीसरे का नाम हो गया पुदुचेरी या पौंडीचेरी, जिसके अंदर हमारे यहाँ से लोग इलेक्ट होकर कहाँ पे जाते हैं, डायरेक्ट राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधित्व रखते हैं। अच्छा, यही वो 3 यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर सीएम होता है, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। इसके बाद में यदि हम लोग आगे देखते हैं तो राज्यसभा सदस्यों की योग्यता देखते हैं कि इसके अंदर योग्यता क्या बताई गई है। तो आयु विषमता को छोड़कर, हमारे संविधान में केवल आयु को छोड़कर राज्यसभा के सदस्यों के लिए वे ही योग्यता हैं जो लोकसभा के लिए हैं, कि केवल एज अलग है, बाकी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यता है वो कैसी है, बिल्कुल एज के अलावा बाकी सब क्या है, सेम है, और केवल एज क्या है, अलग है। तो ये लिखा है कि यार यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यता है वही राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता है, केवल आयु विषमता को छोड़कर, आयु को छोड़कर। अच्छा, आयु से रिलेटेड क्या है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा में आपको सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, सदस्यता के लिए आपकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अधिक आयु होना आवश्यक है। अधिक मतलब कि लोकसभा के लिए 25 से ज्यादा और राज्यसभा के लिए 30 से ज्यादा आयु आपकी है, तो आप लोग एज ए कैंडिडेट आप लोग इलेक्शन में पार्ट ले सकते हो। फिर जनता की इच्छा है कि वो आपको जिताती है या जनता का क्या फैसला होता है। इसके बाद में हम लोग देखें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य की विधान कैसे होता है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कि हमारे द्वारा जो एमएलए इलेक्ट किए गए उनके द्वारा, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। और वो लोग करते कैसे हैं, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा। तो राज्यों का, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वहां पे जो लोग होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है, तो वोट तो कौन देते हैं वहां पर, हमारे द्वारा जो एमएलए चुने गए वो देते हैं। राजस्थान में कितने हैं जो राज्यसभा के मेंबर है, वो राजस्थान में कितने हैं, 10 है। इसके अलावा ये लोग वोट देते कैसे है, तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जो राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर काम में आता है, उसी तरह से ये लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के द्वारा वोट करते हैं। उसके अलावा लिखा है दोस्तों कि राज्यसभा का निर्वाचन करने की जिम्मेदारी भारत सरकार के निर्वाचन आयोग की होती है। कि इलेक्शन करवाता कौन है, तो इलेक्शन करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी होती है। इसके बाद में हमारे पास में लिखा है कि 2003 में राज्यसभा चुनाव में 2 संशोधन किए गए थे, और वो 2 संशोधन कौन कौन से थे, उन पे यदि हम लोग देखें तो पहला है कि प्रत्याशी जिस राज्य से निर्वाचित होना चाहता है उसका मूल निवासी होने की शर्त को हटा दिया गया था। मतलब कि 2003 से पहले ऐसा था कि आपको जिस राज्य से राज्यसभा का मेंबर बनना है, आप लोग क्या होने चाहिए, वहीं के सिटीजन होने चाहिए। जैसे अगर मुझे राजस्थान से राज्यसभा के अंदर खड़ा होना है तो मैं राजस्थान का ही होना चाहिए। लेकिन 2003 के बाद में बोला कि आपको अगर राज्यसभा में जाना है ना, तो आप एनी स्टेट मतलब किसी भी स्टेट के सिटीजन हो गए तो चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2003 में जो कानून थे उसके अंदर बदलाव क्या किया गया कि निर्वाचन होने वाला सदस्य जो है वो जरूरी नहीं है कि वो उस स्टेट का, वो किसी भी स्टेट का हो सकता है। ये पहला कानून बताया गया। दूसरा, गुप्त मतदान प्रणाली के सानी पर खुली मतदान प्रणाली। पहले कौन सी मतदान प्रणाली होती थी, गुप्त मतदान प्रणाली की। जब वोट देते थे तो गुप्त रूप से दिया जाता था, लेकिन अब जो है कैसे खुली मतदान प्रणाली को अपनाया गया। तो ये 2003 में जो 2 चेंज किए गए, पहला चेंज क्या था, पहला चेंज था कि यार आपके यहाँ पे जो लोग हैं पहले वो आपके स्टेट से होने चाहिए थे, लेकिन अब वो जो है जरूरी नहीं है कंसर्न स्टेट से हो, किसी भी स्टेट का बंदा किसी भी स्टेट से राज्यसभा के अंदर निर्वाचित होकर जा सकता है। और दूसरा है कि यहाँ पर जो पहले जो गुप्त मतदान प्रणाली चलती थी अब उसको बदल के क्या कर दिया गया, खुली मतदान, ओपन वोटिंग सिस्टम कर दिया गया। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो राज्यसभा की अवधि कितनी होगी, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि यार संविधान के अंदर सदस्यों की अवधि के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। लिखा है मूल संविधान में
मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि का निर्धारण नहीं किया गया। इसे संसद पर छोड़ दिया गया कि यार आपके जो देश की संसद है वो इसे देख लेगी। और हमारे यहाँ पे जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो आया था, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो आया था हमारे यहाँ पे 1951 का, उसके अंदर हमने डिसाइड किया कि राज्यसभा के अंदर जो हमारे लोग होंगे उसको कितने सालों के लिए निर्वाचित किया जाएगा, तो उसको हम लोग 6 सालों के लिए निर्वाचित करेंगे। फिर से देखो एक बार, तो राज्यसभा के ऊपर हमने क्या क्या चर्चा की कि राज्यसभा के लोगों को इलेक्ट कौन करेगा, तो एमएलए जो होंगे स्टेट के वो उसको इलेक्ट करेंगे। राज्यसभा पे हमने चर्चा की कि इलेक्ट होने के लिए राज्यसभा में आयु कितनी होगी, तो हमने देखा कि इसकी आयु जो है वो 30 वर्ष से ज़्यादा होगी। इसकी आयु कितनी होगी, तो 30 वर्ष से ज़्यादा आपकी आयु होनी चाहिए। और एक हम लोगों ने देखा कि वोटिंग होगी कैसे, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होगी। और कितने वर्ष के लिए इलेक्ट होगा, तो संविधान में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन संसद ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के द्वारा 1951 के द्वारा इसको 6 वर्ष बना दिया गया। तो हम लोगों ने ये सभी चर्चा भी राज्यसभा पर की। थोड़ा सा और देखते हैं राज्यसभा के बारे में कि जब सर 6 सालों के लिए इसे 6 सालों के लिए जब बंदे को यहाँ पे चुना जा रहा है, तो फिर आप बोल रहे हो कि ये एक परमानेंट बॉडी है, इसके अंदर जो है कभी ये भंग नहीं होगी, तो फिर इसका काम चलेगा कैसे। तो लिखा है दोस्तों कि राज्यसभा एक स्थायी संघ है, मतलब ये कैसी बॉडी है, कैसा सदन है, ये परमानेंट बॉडी है। और यहाँ लिखा है कि ये कभी भी क्या नहीं हो सकती, भंग नहीं हो सकती, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जैसे लोकसभा हर 5 साल में खत्म होती है, तो ये वैसे खत्म नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों एक कानून बनाया गया है कि इसके जो 1/3 रिप्रेजेंटेटिव है, 1/3 लोग जो हैं टोटल इसमें से, वो क्या होंगे, वो प्रत्येक 2 वर्ष में इलेक्ट होंगे। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इस राज्यसभा को सबसे पहले हम लोग इस राज्यसभा का चुनाव करवा पाएंगे। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्रत्येक 1/3 सदस्य जो हैं वो दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होंगे, वो दूसरे वर्ष क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे। और रिटायर होने के उनके स्थान पर वापस दूसरे लोग आ जाएंगे। इसका मतलब कि 1/3 लोग तो क्या है हर 2 साल में रिटायर्ड होंगे, और उस समय 2/3 जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और 2/3 जब कंटिन्यू करेंगे, इसका मतलब जो बॉडी है राज्यसभा की वो डिसॉल्व नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ 1/3 लोग डिसॉल्व हुए। कि सर सबसे पहले कौन से 1/3 लोगों को, मतलब सबसे पहले जब इलेक्शन हुआ था देश के अंदर राज्यसभा का, तो बहुत सारे लोग आए होंगे, 2 साल के अंदर हटाना था, जबकि 6 साल का प्रावधान था। तो फिर कौन से 1/3 लोगों को सबसे पहले हटाया गया था, तो उसका निर्धारण जो है वो पर्ची के माध्यम से किया गया था। सबका नाम लिख के पर्ची निकाल के, और उस समय देखा गया कि सबसे पहले 1/3 कौन से थे। और उसके बाद में कंटिन्यू जब नया टर्म आने लगा, तो 1/3 रिटायर होने लगे, उनकी जगह दूसरे आए, फिर वापस 2 साल बाद 1/3 और उनकी जगह दूसरे। तो ऐसे करके ये बॉडी कैसे हो गई, परमानेंट। जबकि हमारे लोकसभा में क्या होता है, सारे सदस्य 5 साल बाद में अपने पोस्ट से हटते हैं और फिर से रीइलेक्शन होता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यार राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यार 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं राज्यसभा के अंदर। एक को हम लोग बोलते हैं सभापति, और यही सभापति जो होता है राज्यसभा का, ये कौन होता है, ये उपराष्ट्रपति होता है देश का। लिखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। कि राज्यसभा में जो सभापति होता है, ये सभापति कौन होता है, तो ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसका क्या काम होता है, राज्यसभा के सभापति का। कि सर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब होता है ना, तो उसके अंदर जो उसका टर्म है, जो कार्य अवधि है, वो तो होती है 5 साल की, और राज्यसभा की जो कार्य अवधि है वो होती है 6 साल की। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट 5 साल रहेगा या 6 साल रहेगा, तो यहाँ लिखा है कि दोस्तों लेकिन इसका कार्यकाल कितना होता है, वो 5 साल ही होता है। और ये राज्यसभा के अलग से बताया हुआ है आर्टिकल 64 और 89 के अंदर की जो राष्ट्रपति है, उसके अलावा जो उपराष्ट्रपति है, उस उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा, जो कि राज्यसभा के सभापति के जैसा काम करेगा, ये कितना होगा, 5 साल ही होगा। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की। आगे हम लोग देखें तो अब हम लोग दूसरी बॉडी की तरफ जाएंगे, और उसका नाम है लोकसभा। और लोकसभा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके अंदर हमारे द्वारा डायरेक्ट चुन के जो लोग जाते हैं, जिसको हम लोग सांसद बोलते हैं, एमपीज बोलते हैं, वो सब हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं। लोकसभा भारतीय संविधान का, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग प्रथम सदन के नाम से, या लोकप्रिय सदन भी कहलाता है। लोकप्रिय क्यों, क्योंकि लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया गया है। और ये सब कहाँ लिखा है, ये सब आर्टिकल 81 के अंदर लिखा है। फिर से देखो, आर्टिकल 79 के अंदर किसके बारे में बताया गया है कि एक संसद होगी जिसके अंदर राष्ट्रपति होगा, उसके अंदर लोकसभा होगी, उसके अंदर राज्यसभा होगी। आर्टिकल 80 के अंदर किसके बारे में बताया गया, तो इसके अंदर राज्यसभा के बारे में बताया गया। और आर्टिकल 81 के अंदर किसके बारे में बताया गया, तो इसके अंदर लोकसभा के बारे में बताया गया। इसमें राज्यसभा के बारे में बताया गया और इसमें पार्लियामेंट के बारे में बताया गया।
इसके बाद में देखें तो मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी कि लोकसभा में टोटल सदस्य कितने होंगे, तो मूल संविधान में कितनी बताई गई, 500 बताई गई। लेकिन दोस्तों ये सब तो उस समय था जब संविधान लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद में देश में कई परिस्थितियां बदली, कई नए नए स्टेट्स बने, देश के अंदर नई नई चीजें आई, और उसके बाद में सबसे बड़ी बात हमारी पॉपुलेशन बढ़ी। तो क्या वो 500 लोग हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालने के लिए काफी थे क्या? तो उसके अंदर संविधान में संशोधन किया गया। पहला संशोधन किया गया दोस्तों 7वें संविधान संशोधन, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, उसके द्वारा लोकसभा की सीटें कितनी कर दी गई। इधर देखो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हम लोग देखें कि 1950 में कितनी थी, 500 सीटें थी। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो 1956 में कितनी हो गई, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था इससे 525 हो गई। तो लिखा है सदस्यों की संख्या 525 निर्धारित की गई, जिसमें से 500 सदस्य राज्यों के, 525 में से क्या बताया कि 500 कहाँ के होंगे, राज्य के, और 25 कहाँ के होंगे, तो 25 होंगे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो आगे और चेंज हुआ। आगे जब चेंज हुआ तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसका मतलब 1973 के अंदर इन सीटों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 545 कर दिया गया। कितना किया इनको, 545। इससे पहले हमने क्या देखा था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में 500 थी और 1956 के अंदर कितनी थी, 525 थी। देखो एक बार शुरुआत में थी 500, उसके बाद में हुई 525, अब बढ़ाई 545। ये था 1950 के अंदर, ये था 1956 के अंदर। तो ऐसे करके हमारे यहाँ की जो सीटें थी लोकसभा की उसको कंटिन्यू बढ़ाया गया। अच्छा जब 545 कर दिया गया बढ़ाकर, तो इसमें क्या बोला गया, तो इसमें बोला गया कि 525 सीटें किसके लिए होगी, राज्यों के लिए होगी, और 20 सीटें किसके लिए होगी, केंद्र शासित प्रदेश के लिए होगी। इसके बाद में और क्या क्या हुआ, तो जब नए नए स्टेट्स हमारे पास में जुड़े, जब हमने गोवा को जोड़ा, दमन एंड दीव को हमारे पास में जोड़ा, तो फिर से इसके अंदर कुछ चेंज किया गया, और अब लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया हम लोगों ने, 552 कर दिया। कितना कर दिया हमने इसको, 552 कर दिया। तो इन 552 के बारे में बताया गया है कि 530 कौन होंगे, राज्यों से आएंगे, और 20 कौन होंगे, वो संघीय क्षेत्र से, यूनियन टेरिटरी से आएंगे। कि सर 2 और बच गए। 552 में हमने क्या क्या बोला कि 520 आएंगे स्टेट से। उसके बाद में हमने कहा कि यार हमारे पास में जो है बाकी के जो 20 जो है, गलत हो गया थोड़ा सा, कि हम लोगों ने कहा कि यार 530 जो है वो तो आएंगे कहां से, स्टेट से, और इसके बाद में जो है 20 कहां से आएंगे, वो हमारे आएंगे यूनियन टेरिटरी से। कि सर 2 और बच गए। तो 2 हम लोगों ने उस समय कॉन्सेप्ट डाला कि ये कौन होंगे, ये लोग एंग्लो इंडियन होंगे। कि सर ये एंग्लो इंडियन कौन होता है, तो एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं दोस्तों जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान वो उनके लड़कों ने हमारी लड़की के साथ में, या फिर हमारी लड़की ने उनके लड़के के साथ में, मतलब ऐसा कपल जिसके अंदर एक बंदा कोई ना कोई ब्रिटिश मूल का हो, उसको हम लोगों ने एंग्लो इंडियन बोला। तो उनके लिए भी हमने एक कंसेप्ट जोड़ा था, इसलिए हमने 552 कर दिया। हालांकि अभी कितनी है हमारे पास एट प्रेजेंट, तो 550 ही है, क्योंकि हमने ये एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट अभी हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। हम लोग आगे देखें दोस्तों, तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 331 के अंदर बोला गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, 2 एंग्लो इंडियन, 2 अंगल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। लेकिन हमने क्या किया दोस्तों, तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये जो 2 लोग थे अंगल भारतीय, इन सबको हमने, इनका जो आरक्षण था, इनकी सीमा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो मैंने आपको कहा कि उस समय 552 की गई थी, लेकिन हमने इन 552 को अभी कितना कर लिया, 550 कर लिया, क्योंकि हमने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से अंगल भारतीय जो थे, एंग्लो इंडियंस जो थे, उनके आरक्षण सीमा को समाप्त कर दिया गया। तो हमने कहा कि यार ये जो एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट है ये 2020 के बाद में आगे नहीं बढ़ेगा। अब हमारे पास में कितनी है, केवल 520। 550 क्या है, ये हमारे पास में 550 मैक्सिमम है, बट हमारे देश में इतने लोकसभा के सदस्य अभी नहीं है। ये तो मैक्सिमम है कि आप लोग इतने कर सकते हो, बट अभी हमारे पास में ये नहीं है। तो हमने एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट खत्म कर दिया, कौन से, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसके बाद में लिखा है कि वर्तमान लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान लोकसभा में कितने थे, 545 थे। 545 में से बोला था कि 543 जो है वो कहाँ से आएंगे, इलेक्ट होके आएंगे, और 2 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाएगा। अब हमने 2020 से बाद में इस कंसेप्ट को खत्म कर दिया। तो वर्तमान लोकसभा के अंदर जो सदस्य हैं वो हमारे पास कितने हैं, तो वो हमारे पास में
543 सदस्य हैं। कितने हैं? 543। तो लिखा है वर्तमान लोकसभा के अंदर जो सदस्य हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? 543 है। और 543 ही क्यों है? तो हमने ये फिक्स कर दिया है जनसंख्या के आधार पर, 1971 का जो सेंसस हुआ था उसके आधार पर हमने फिक्स कर दिया कि हमारे यहाँ पे कितने सदस्य होने वाले हैं? 543 सदस्य होने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग देखें संसद के बारे में, तो हम लोग इसके अंदर और थोड़ी सी इसको एक चार्ट के माध्यम से समझना चाहेंगे कि संसद के अंदर दो चीज़ें होती है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। इसके बाद में हमने एक और चर्चा की थी कि एक होता है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, लेकिन उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट चैप्टर लेंगे। इसी के बारे में आगे बताया कि लोकसभा के अंदर जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, है ना। तो इसके हिसाब से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि 104th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके अकॉर्डिंग ये इतने हो सकते हैं। अच्छा, इतने हो सकते हैं ये तो क्या मैक्सिमम नंबर है, बट प्रेजेंट में है कितने, वास्तव में है कितने? तो अभी हमारे पास कितने हैं? 543 है। और राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम जो है वो 550 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी वास्तव में कितने हैं? तो यहाँ पे 245। अच्छा, इन 245 में 12 लोग जो हैं जो नॉमिनेटेड हैं राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति जिनको क्या करता है? नॉमिनेट करता है। इसके बाद में यदि हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो 530 वही राज्यों के अंदर और 20 जो है संघीय के अंदर, ये हम लोग उधर देख चुके हैं। और इसके अंदर 12 को जो है मनोनीत किया जाएगा, तो 12 को मनोनीत किया जा रहा है। मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी कितने हैं? मैक्सिमम 245 है, जिसमें से 233 को निर्वाचित किया जाता है। यूपी के अंदर हम लोगों ने देखा कि यूपी के अंदर राज्यसभा से कितने लोग आते हैं? वो आते हैं 31। और राजस्थान से कितने लोग आते हैं? वो आते हैं 10। और ये कौन से बेसिस पे होता है? ये होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे। इसके बाद में यदि हम लोग आगे चर्चा करें तो हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST के लिए क्या है? आरक्षण है। और आरक्षण कैसा है? 84 और 47 है। कैसे बताया गया है कि आरक्षित स्थान पर संख्या क्रमशः 84 और 47 है कि हमारे यहाँ पे जो अनुसूचित जाति, इसका मतलब SC शेड्यूल कास्ट और ST शेड्यूल ट्राइब, जनजाति मतलब ट्राइब, दोनों का जो हमारे पास में अभी रिजर्वेशन दिया गया है कि टोटल 543 सीटें जो है लोकसभा के अंदर, इन 543 सीटों के ऊपर जो है 84 लोग तो किससे आएंगे? SC से आएंगे, और 47 लोग किससे आएंगे? हमारे पास में ST से आएंगे। इसके बाद में ST की सबसे ज़्यादा सीटें जो है, ये अनुसूचित जाति जो है इसकी सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, 17 सीटें, क्योंकि उनके पास लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। उसके अलावा बताया गया है कि जनजाति की जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो ये सर्वाधिक सीटें किसके पास में? मध्य प्रदेश के पास में 6 सीटें, क्योंकि ट्राइबल एरिया है। अच्छा, हमारे राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति की सीटें कितने हैं? कहाँ पे? हमारे राजस्थान के अंदर तो हमारे पास में 4 सीटें हैं। 4 में से एक है हमारे पास में श्रीगंगानगर की, एक है बीकानेर की, भरतपुर की और करौली धौलपुर की एक है। देखो, एक हो गई श्रीगंगानगर की, दूसरी हो गई बीकानेर की, एक हो गई भरतपुर की और एक हो गई करौली और धौलपुर की, दोनों की मिला के एक है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी है? तो जनजाति जो ट्राइबल एरिया है हमारे पास में कितनी है? ST की कितनी है? हमारे पास 3 सीटें हैं। एक है हमारे पास में दौसा से, एक है उदयपुर से, एक है डूंगरपुर बांसवाड़ा से। एक दौसा से, एक उदयपुर से और एक डूंगरपुर बांसवाड़ा से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा थ्योरेटिकल है कि टोटल कितनी सीटें हैं? तो टोटल रेशियो है लोकसभा का कितना? 84 और 47 का। इसके बाद में उत्तर प्रदेश से SC की सीटें कितनी है? तो उत्तर प्रदेश से SC की सीटें हैं 17। वहीं जो है सबसे ज्यादा ST की सीटें कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश से है, 6 सीटें। राजस्थान में SC के बारे में बताया गया है कितना? 4 सीटों का। और ST के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया गया 3 सीटों का, जो इन स्थानों से है। इसके बाद में यदि हम लोग आगे देखते हैं तो लोकसभा सदस्यों की योग्यता क्या होती है? तो योग्यता के बारे में बताया कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और वैसे मताधिकार मतलब वो लोग जो देश के नागरिक हैं, प्लस 18 की उम्र से ज़्यादा है, 18 प्लस या 18 प्लस एज है, प्लस उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन के अंदर उनका नाम रजिस्टर्ड है, तो वो यहाँ पर वोट दे सकते हैं। अच्छा, सदस्यों के लिए योग्यता क्या होती है कि सर मैं योग्यता, अगर मैं लोकसभा का सदस्य बनना चाहूं तो मुझे क्या क्या योग्यता आवश्यक होनी चाहिए? तो उन योग्यता के अंदर पहला बोला है कि भैया आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत का नागरिक होने चाहिए। तो पहला आपकी होनी चाहिए नागरिकता। दूसरा है कि आपकी आयु 25 या 25 से अधिक होनी चाहिए, कि आपकी एज जो है वो 25 और प्लस होनी चाहिए, या फिर आप जो है इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। 2 योग्यता हो गई।
तीसरा है कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करता। इसका मतलब कि ना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी जॉब पे हो, ना स्टेट गवर्नमेंट है। इसका मतलब कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए, उसको किसी तरह की कोई सरकार के द्वारा कोई पैसों की मदद नहीं होनी चाहिए, सरकार के द्वारा वो किसी जॉब के अंदर नहीं होना चाहिए। तो तीसरी योग्यता ये हो गई। और चौथी योग्यता है कि वह पागल ना हो, या फिर उसके ऊपर किसी न्यायालय के अंदर कोई विवाद ना चल रहा हो, या फिर उसे दिवालिया घोषित ना कर दिया गया हो, मतलब जो कोर्ट है उसके द्वारा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई हो। तो हम लोग 4 योग्यता को याद रख सकते हैं। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास में 25 वर्ष या 25 से ज़्यादा उसकी आयु होनी चाहिए। तीसरा, हमारे पास की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और जो फोर्थ है हमारे पास में वो है कि उसके ऊपर न्यायालय के द्वारा कोई दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, या फिर उसके ऊपर पागलपन का कोई न्यायालय के अंदर मुकदमा नहीं चल रहा हो। इसके बाद में हम लोग देखेंगे लोकसभा के सदस्यों की अवधि कितनी है, उनका टर्म कितना है। तो उनका जो टेन्योर है वो दोस्तों कितना है, वो 5 साल है। लेकिन क्या सर इनको 5 साल से पहले हटाया नहीं जा सकता क्या? तो प्रधानमंत्री परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। कि अगर प्रधानमंत्री कहता है कि यार हमारे यहाँ पर जो है ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, लोकसभा के अंदर जो सदस्य हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं अपनी गवर्नमेंट को भंग करना चाहता हूँ, तो उन्हें 5 साल से पहले भी हटाया जाता है। लेकिन ये सारा एक स्पेशल प्रोसेस होता है, ये ऐसे नहीं कि कभी भी किया जा सकता है, ये सब एक स्पेशल प्रोसेस होता है। इसके बाद में लिखा है कि राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को एक बार 1 साल से ज्यादा बढ़ा सकता है। मतलब कि वैसे तो कितना होता है, 5 साल होता है, लेकिन आपके देश में इमरजेंसी की सिचुएशन है, आपके देश में ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप लोग इलेक्शन करवा सको, तो 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या सर ऐसा कभी किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976-77 के अंदर ये कार्यकाल कितना बढ़ाया गया था? 1 साल बढ़ाया गया था। किसका? लोकसभा का। इसका मतलब चुनाव 5 साल में होने चाहिए थे, लेकिन कितने साल में करवाए गए थे? 6 साल में हमारे यहाँ पे चुनाव करवाए गए थे। लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? कि सर वैसे तो यहाँ पे आपने कहा कि 545 लोग होते थे, 545 में से 2 एंग्लो इंडियन हटा दिया तो भी सर आज 543 होते हैं। लेकिन इस क्या पूरी क्लास को, लोकसभा वाली क्लास को 543 लोग थोड़ी लीड करेंगे, और जब सारे लीड करेंगे तो सब लड़ेंगे इसके अंदर। तो कोई एक तो मॉनिटर होना चाहिए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पदाधिकारी है, जो मॉनिटर है, उसके बारे में हमें कहा बताया गया? अनुच्छेद 97 के अंदर बताया गया। अनुच्छेद 97 के अंदर बताया गया। तो इसमें बताया गया है कि अनुसार लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों के लिए एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। कि लोकसभा के अंदर जो होते हैं वो कौन होते हैं? एक तो होता है स्पीकर, जिसको हम लोग अध्यक्ष के नाम से जानते हैं, और एक होता है डेप्यूटी स्पीकर, जिसको हम लोग उपाध्यक्ष के नाम से जानते हैं। अच्छा, दोनों जो है वो लोकसभा के अंदर से ही इलेक्ट होंगे। दोनों को पद से हटाने के लिए, यदि सर कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो इनके लिए दोस्तों 14 दिन का पूर्व सूचित 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। फिर से देखो, लोकसभा के अंदर जो पदाधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 97 के अंदर लिखा हुआ है। इनको सर मानो कि इनसे बनने नहीं है, अब इनको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो इनको 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि यार अब है ना, तुम्हारे से हमारी ट्यूनिंग बैठ नहीं रही है, जो हमारा मॉनिटर है वो क्या करप्ट हो चुका है, तो हम लोग उसको चेंज करना चाहते हैं। तो इनको 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। इसके बाद में लिखा है कि अध्यक्ष लोकसभा के बहुमत प्राप्त जो सदन होता है, जो दल होता है उसका होता है। अध्यक्ष कहाँ से आता है? कि जो दल लोकसभा के अंदर मेजोरिटी प्राप्त करके आता है उसका अध्यक्ष होता है। लेकिन अध्यक्ष लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य होता है। जबकि ऐसी परंपरा रही है कि उपाध्यक्ष कहाँ से होता है? तो उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी से बनाए जाने की परंपरा रही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पे लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष नहीं है, क्योंकि हमने विपक्षी पार्टी को ऐसा कुछ बनाने नहीं दिया था। पिछले टर्म में भी नहीं था, इस टर्म में भी नहीं है। यद्यपि ऐसा कोई संवैधानिक राजनीतिक बाध्यकारी नहीं है कि सर उपाध्यक्ष नहीं है तो हम लोग क्या संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। लिखा है कि यद्यपि ऐसा कोई संवैधानिक राजनीतिक बाध्यता नहीं है, कि संविधान में ऐसा कुछ राजनीतिक पार्टी के ऊपर बाध्यता नहीं है कि तुम अध्यक्ष इधर से बनाओ, उपाध्यक्ष उधर से बनाओ। अध्यक्ष से जब तक सारी चीज चल रही है, अध्यक्ष की एब्सेंस में उपाध्यक्ष को काम करना पड़ता है। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां क्या क्या होती है। तो अध्यक्ष जो क्लास का मॉनिटर है वो करेगा क्या? तो सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अध्यक्ष क्या करता है? सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। लोकसभा की जितनी भी बैठक होती है तो बैठकों की क्या करता है? ये अध्यक्षता करता है, और सदस्यों को बोलने का समय देता है कि कौन सा सदस्य कितनी देर बोलेगा और किस टॉपिक पे बोलेगा। इसमें भी कौन देता है? ये समय कौन देता है? अध्यक्ष देता है। सदन में मत के लिए लाए गए विषय पर मतदान करवाता है। कि जब कोई टॉपिक उठाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या इस बिल को पास करना चाहिए, कितने लोग यस में
हाथ उठाते हैं और कितने लोग नो में हाथ उठाते हैं, इसको पास करने के लिए कौन देखता है? तो इसके अंदर ये जो वोटिंग की जो काउंटिंग करता है ये कौन करता है? ये स्पीकर के द्वारा की जाती है, जो कि लोकसभा का स्पीकर होता है। इसके बाद में बोला है कि सर जब वोट डाले जाएंगे तो ये जो स्पीकर है, ये जो अध्यक्ष है, ये कौन सी टीम में वोट डालेगा? क्या ये खुद की सरकार की टीम में वोट डालेगा या फिर ये अगेंस्ट में वोट डालेगा? तो लिखा है कि यार अध्यक्ष है ना, स्टार्टिंग में कभी भी वोट नहीं देगा, जब वोटिंग स्टार्ट होगी ना तब ये कभी भी वोट नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर किसी कारण से टाई हो जाता है कि 50-50 का कंसेप्ट हो जाता है, अब इसके बाद में सर कोई नहीं जीता, तब अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग करेगा और वो अपना वोट देके उस बिल के फेवर में या अगेंस्ट में वोट देके, अपनी पार्टी के फेवर में, अपनी पार्टी के दूसरे जो उसको सही लगे वहां पर वोट देके वो इसे मत को पास करवा सकता। तो लिखा है प्रथम रूप से ये अपना वोट देगा नहीं। देखो ये लिखा है कि वह प्रथम से अपना मत नहीं देगा, परंतु पक्ष विपक्ष जो है जब बराबर स्थिति में आ जाएगा, जब रेशियो 50-50% का हो जाएगा, तब ये अपने मत का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। जब ये अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करेगा। सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होगा कौन? अध्यक्ष के बारे में लिखा है कि अध्यक्ष, ये जो है सदन की कुछ समितियां होगी उनका पदेन सभापति होगा। सदस्य की प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करेगा। कि सदन की कुछ समितियां, उनका तो सभापति कौन होगा? अध्यक्ष स्वयं होगा, ये जो स्पीकर है स्वयं होगा, और उसके अलावा कुछ और जो समितियां बनाई जाएगी उसके अंदर किसको, उसके अंदर जो है हेड बनाया जाएगा, उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? यही लोकसभा का स्पीकर करेगा। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो अध्यक्ष ही यह निर्माण करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कि कोई जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है। तो सबसे पहले मनी बिल के बारे में कौन बताएगा? तो अध्यक्ष बताएगा, जो लोकसभा का होगा, कि यार ये जो बिल है ये मनी बिल है या नहीं है। सामान्यतः अध्यक्ष जो है वो रूलिंग पार्टी का होता है, वो अपने इसको अपनी पार्टी के सपोर्ट में कर ही देता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिपेंडेंट पोस्ट है तो आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। आगे लिखा है वह सदन के सत्र को स्थगित करता है। सदन के सत्र को स्थगित करता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा सदन के सत्र को बुलाता कौन है? तो हालांकि सत्रावान को कौन करता है? तो सत्र को आह्वान, सत्रावान मतलब सत्र को आह्वान जो करता है, बुलाता है, जो वो कौन है? तो ये अधिकार किसके पास में होता है? ये अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। सदन को स्थगित कर सकता है अध्यक्ष चाहे तो, लेकिन बुलाने का काम किसका है? तो ये राष्ट्रपति का है। हमारे जो संविधान के हिसाब से जो मीटिंग्स होती है वो कितनी होती है हमारे यहाँ पे? तो लगभग बोला है कि 6 महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे 3 सेशन होते हैं जिनको हम लोग BMW के नाम से याद कर सकते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। इसके बाद में लिखा है वह सदन के दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को नियोग्य का फैसला कर सकता है। कि अगर कोई बंदा है जो दल बदल करता है, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, तो अध्यक्ष उसका फैसला करेगा कि वो सदन के अंदर क्या हो चुका है? नियोग्य, मतलब अपनी योग्यता को खो चुका है। ये भी फैसला कौन करेगा? अध्यक्ष ही करेगा। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। कि संसद की कोई चीज को अगर प्रेसिडेंट के पास में लेके जाना है, कोई बिल है जिसे एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट का साइन करवाना है, तो ये जो अध्यक्ष है ये संसद और राष्ट्रपति के बीच का सारा काम कौन संभालेगा? अध्यक्ष संभालेगा। जो भी पत्र व्यवहार होना है, जो भी बातचीत होनी है, सब कौन देखेगा? अध्यक्ष के द्वारा ही देखा जाएगा। संसदीय विशेष अधिकारों का हनन के मामले में अंतिम निर्णय भी कौन लेगा? संसद का जो कोई विशेष अधिकार है, जो स्पेशल राइट दिए गए, अगर उनका हनन होता है, उनका वोलेशन होता है, तो वोलेशन हुआ है या नहीं हुआ, और हुआ है तो इसके अंदर आगे क्या होना चाहिए, इसके ऊपर जो अंतिम निर्णय होगा वो भी कौन लेगा? तो ये निर्णय लेने की शक्ति भी किसके पास में? अध्यक्ष के पास में या स्पीकर के पास में होती है। इसके बाद में लिखा है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा जो थी उसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था गणेश वासुदेव मालव्यंकर जी। जो हमारे स्वतंत्र भारत की जो पहली लोकसभा आई थी उसके अध्यक्ष का नाम था गणेश वासुदेव मालव्यंकर जी, और उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अनंत श्यामानंद अयंगर जी। तो ये आपको थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। नोट में लिखा गया है कि पहली जो लोकसभा थी हमारे देश की उसके अंदर जो अध्यक्ष थे उनका नाम था गणेश वासुदेव, और जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था हमारे पास में अनंत जी। इसके बाद में सदस्यों की अर्हताएं क्या क्या होती है, कि सदस्य बनने के लिए क्या क्या आपके पास में योग्यता होनी चाहिए, या फिर सदस्यों के लिए क्या क्या यहाँ पे रूल्स वगैरह बताए गए। तो लिखा है कोई व्यक्ति एक समय में संसद के 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। कि अगर आप लोग चाहें कि मैं लोकसभा का सदस्य बन जाऊं और राज्यसभा का भी सदस्य बन जाऊं, तो आप एट ए टाइम एक समय पे दोनों सदन के सदस्य नहीं हो सकते। व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। चुनाव चाहे तो लोकसभा में कितने स्थान से लड़ सकता है? फिर से देखो इधर कि आप लोग चाहें कि मैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही सदस्य बन जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है। आप लोग लोकसभा के अंदर मैक्सिमम कितनी जगह से चुनाव लड़ सकते हो, तो आप लोग 2 प्लेस जो है, 2 स्थान जो है वहां से आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 2 में से यदि आप दोनों पे जीत जाते हैं तो दोनों पे जीतने के बाद में आपको एक को जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर छोड़ना होगा। लिखा है कि अधिकतम 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। अगर दोनों स्थानों पर निर्वाचित होता है, अगर दोनों स्थानों पर उसे चुन लिया जाता है, तो लिखा है कि दोस्तों 1 महीने के अंदर अंदर उसे एक पद छोड़ना होगा। तो वर्तमान लोकसभा के अंदर जो है हमारे जो राहुल गांधी जी जो हैं वो 2 जगह से जीत के आए थे, और उन्होंने एक जगह से वायनाड से अपनी सीट को छोड़ा, और उनकी बहन प्रियंका गांधी जी अभी वहां से निर्वाचित सदस्य बनी है। अच्छा, इसके अलावा और लिखा है कि सर अगर मैं लोकसभा का भी सदस्य नहीं हूँ, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं हूँ, तो क्या मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ क्या? तो ऐसा ही बन सकता है कि व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा का सदस्य ना हो लेकिन वो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनाव करवा के लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनना ही पड़ेगा, वरना उसकी जो पद की जो अवधि है, जो गरिमा है, वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद में यदि हम लोग आगे देखें तो 10वीं अनुसूची जो है इसके अंदर कुछ बताया गया है 10th शेड्यूल के अंदर। यह बताया कि यार दल बदल के कानून जो है वो इसके अंदर लिखे गए हैं। तो लिखा है 10वीं अनुसूची के अनुसार किसी संसद सदस्य को दल बदल का दोषी पाए जाने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। कहाँ लिखा है? 10वीं अनुसूची के अंदर। अगर कोई बंदा है जो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जानता है, जिसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून लागू होता है, तो उससे अपनी सदस्यता से क्या किया जा सकता है? बर्खास्त किया जा सकता है, उसे अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। वो एमपी हो, एमएलए हो, उसे अपनी जगह से रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा लिखा है, इसके अलावा सदस्य के चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी सिद्ध होने पर उसे बर्खास्त किया जा सकता है। कि अगर कोर्ट के द्वारा ये सिद्ध हो जाता है कि आपका इलेक्शन जो है वो लीगली फॉर्म से आगे नहीं बढ़ाता, आपने चुनाव के अंदर कोई गलत तरीका काम में लिया था, तो आपको हटाया जा सकता है। एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला था कि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव के अंदर अपने हेलीकॉप्टर का यूज में लिया था, जो कि सरकारी प्रॉपर्टी थी, तो उनके इलेक्शन को कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दल बदल कानून। ये क्या है? ये हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है कि दल बदल निरोधक कानून क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से दल बदल निरोधन कानून लाया गया। लाया तो कौन से एक्ट से गया? ये तो 52nd 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको लाया गया था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसको लाया गया था 1985 के अंदर। अच्छा, ऐसा लाया क्यों गया था? तो पहले क्या होता था कि जैसे मैं किसी पार्टी से जीत के आया और मेरे को अगली वाली पार्टी, मेरे को मेरी पार्टी ने कोई अच्छा मौका नहीं दिया, तो अगली पार्टी कह रही है कि यदि तुम हमारे अंदर आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, तो मैं तुम्हें फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एक अच्छा पद दे दूंगी। तो मैं क्या करता था, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी जगह जा रहा था, तो मेरी पार्टी मेरे जाने के कारण क्या हो गई, थोड़ी डाउन चली गई, और उससे उसकी लोकसभा के अंदर सीटें कम हो गई। तो ऐसे करके लोग इधर उधर जा रहे थे, तो एक कानून लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, कि यदि आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हो तो आपके इलेक्शन को क्या कर दिया जाए, नल एंड वॉइड, आपको उस पोस्ट से दिया जाए, फिर आप एमपी रहोगे ही नहीं, तो आप उस पार्टी में जाके भी अपनी पोस्ट को हासिल नहीं कर पाओगे। कब लाया गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। क्या लाया गया था? दल बदल निरोधक कानून लाया गया था। इसमें था क्या? तथा इसके लिए संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके अंदर इसके अंदर क्या जोड़ा गया था? तो संविधान के अंदर 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंदर। और 1991 में इसके अंदर एक बार और संशोधन किया गया था, और इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड की गई थी। क्वेश्चन आता है, दल बदल कानून कब आया था? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से आया था। इसके अंदर क्या किया गया था? तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसका नाम था, और इसके अंदर 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अंदर वापस अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसके अंदर एक बार और चेंज किया गया था। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश को नहीं मानता है, कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित नहीं होता है, या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है, अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता का त्याग करता है, तो उसे दल बदल कहते हैं। दल बदल क्या होता है कि यदि कोई सदस्य अपने दल के जो नेतृत्व है, यदि मोदी जी ने कहा कि यार आज आपको इस बात को मानना है अपने लोगों से, और वो उसको नेतृत्व की बात को नहीं मानते हैं, या फिर बोला कि आज आपको सदन में उपस्थित होना है और वो लोग उपस्थित नहीं होते हैं, या फिर वो अपने दल की बजाय दूसरों के सपोर्ट में वोटिंग कर देते हैं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? दल बदल बोलते हैं, और इसके ऊपर फिर कार्रवाई होती है। अच्छा, दल बदल हुआ या नहीं हुआ, इसका फैसला कौन लेगा? तो इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो अंतिम निर्णय इसका कौन लेगा? सदन का अध्यक्ष, जो कि स्पीकर होता है, और वर्तमान सदन में जो अध्यक्ष है उनका नाम है हमारे पास में ओम बिरला जी, तो वो इसका क्या लेंगे? फैसला लेंगे। इसके बाद में हमारे पास में एक वर्ड और है, कोरम, कि सर
500 और 45 लोग आपने टोटल बताए, काट पीट के हम लोगों ने भी इनको 500 और 43 कर लिया। तो 543 हमने जब इनको कर लिया, तो फिर इसके अंदर मानो कि एक दिन मीटिंग रखी और उसके अंदर कुछ लोग आए नहीं, तो क्या 2-4 आदमियों की मीटिंग हो जाएगी क्या? तो ऐसे नहीं हो सकती। यहाँ पे बोला है कि यार लगभग कितने लोग आने चाहिए, तो टोटल 1/10 लोग, इसका मतलब 10% लोग तो आने ही चाहिए। अगर 10% लोग आएंगे तो लगभग 55 लोग अगर लोकसभा के अंदर आते हैं तो हम लोग मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, वरना हम लोग मीटिंग ही नहीं करेंगे। तो ऐसे करके हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की। यहाँ पे लिखा है कि जो कोरम है ये क्या है, ये लोगों की संख्या है, गणपूर्ति सदस्यों की संख्या है, और ये न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो ये न्यूनतम 10% या फिर 1/10 होनी चाहिए, न्यूनतम ये 1/10 या फिर 10% होनी चाहिए। और इसके बारे में लिखा है कि ये संख्या प्रत्येक सदस्य में पीठासीन अधिकारी सहित सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग, 10वां भाग मतलब 1/10 होनी चाहिए। अच्छा, लोकसभा के लिए ये सदस्यता ये कितनी है, तो लोकसभा के लिए कितनी है, तो लोकसभा के लिए 55 है, और राज्यसभा के लिए कितनी है, तो राज्यसभा के लिए ये 25 है। इसके बाद में यदि हम लोग आगे देखें तो हम लोग देखते हैं कि यार महान्यायवादी कैग जो होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम लोग कैग के नाम से जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और मंत्रियों के बारे में क्या अधिकार दिए गए। तो अनुच्छेद 88 के तहत वर्णित किया गया है कि प्रत्येक मंत्री, कोई भी जो मिनिस्टर है, वो भारत के प्रत्येक मंत्री व महान्यायवादी दोनों के बारे में बताया गया कि एक तो मंत्री और एक महान्यायवादी, ये किसी भी दल के अंदर, सदन के किसी भी दल में बोलने व कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखते हैं, कि किसी भी दल में जा सकते हैं, बोल सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या है कि जब ये लोग बोल रहे हैं, वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसके अलावा जब ये वोट देंगे तो ये वोट का देंगे, तो ये वोट सिर्फ वहां पर देंगे जहां पर इनको इलेक्ट किया है। कि सर महान्यायवादी को तो इलेक्ट किया ही नहीं, तो महान्यायवादी केवल जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। और जो मंत्री है, देखो लिखा है महान्यायवादी मतदान का अधिकार नहीं होगा, जबकि जो मंत्री है ये मतदान केवल वहां करेंगे, उस सदन में करेंगे जहां से इनको इलेक्ट किया गया है। प्रत्येक मंत्री सदन के 3 सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, प्रत्येक मंत्री सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। और जब दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेगा, परंतु मतदान उसे कहां पे करना होगा, सिर्फ मतदान वो करेगा अपने जो जहां से वो इलेक्टेड है। अगर कोई बंदा लोकसभा से इलेक्टेड है तो वो लोकसभा में मतदान करेगा, और अगर कोई राज्यसभा से इलेक्टेड है तो वो राज्यसभा के अंदर मतदान करेगा। दोनों जगह जाके बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार केवल उसको एक जगह होगा जहां से वो क्या है, इलेक्टेड है। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो संसद की कार्रवाई कैसी होती है, फिर संसद के कार्य कैसे होते हैं। तो संसद का प्रमुख कार्य होता है राष्ट्रीय हित के विषयों पर कानून बनाना। संसद का पहला काम क्या होता है, कानून बनाना, और वो कानून राष्ट्रीय हित के विषयों पे बनाया जाता है। इसके बाद में दूसरा है कि संसद की 7वीं अनुसूची में विषयों पर 3 सूचियां बनाएगी। 3 सूचियां कौन सी, एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची को हम लोग जो है यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं, राज्य सूची को हम लोग स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं, और समवर्ती सूची को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब सर यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें यूनियन लेवल के सब्जेक्ट, इसमें क्या होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट रखे गए हैं। इसमें क्या रखे गए, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट रखे गए हैं। जबकि स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट रखे गए हैं। और यहाँ पे जो यूनियन लिस्ट है, इसके ऊपर जो निर्णय लेने की पावर है वो किसके पास में होगी, कानून बनाने की पावर संसद के अधिकार, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होगी। जबकि राज्य सूची के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, वो स्टेट इंपॉर्टेंस के हैं, और इसके अंदर जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास, विधानमंडल के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में होगी। कि सर आपने कहा कि एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है आपके पास में स्टेट लिस्ट, एक आपके पास में होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, और यहाँ पे जो टॉपिक आते हैं वो आते हैं लोकल या फिर स्टेट इंपॉर्टेंस के। यहाँ पे जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, यहाँ पर जो लॉ है वो यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और यहाँ पे जो लॉ है वो कौन बनाएगा, यहाँ पर लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कि ठीक है सर, इसके अलावा एक और कौन सी होती है, तो उसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे आते हैं जो दोनों के इंपॉर्टेंट के होते हैं, और इसके अंदर जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, तो दोनों बनाएगा। कि सर दोनों बनाएंगे तो लड़ेंगे, क्योंकि एक जगह सरकार कांग्रेस की, एक जगह बीजेपी की। तो अगर इसके अंदर कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है, लड़ाई होती है, तो हमेशा यूनियन गवर्नमेंट इसके अंदर क्या रहेगी दोस्तों, इसके अंदर हमेशा यूनियन गवर्नमेंट क्या रहेगी, पावरफुल रहेगी। तो ये यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमने थोड़ा सा हम लोगों ने ये चर्चा की।
इसका मतलब यदि मैं एक बार इसको और आपको बताना चाहूँ कि हम लोगों ने ये लिया एक यूनियन गवर्नमेंट और एक हमने लिया स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और इसके बाद में एक हमने ली ये यूनियन लिस्ट, एक हमने ली स्टेट लिस्ट, और एक हमने ली राज्य सूची, एक हमने ली केंद्र या संघ सूची, और एक हमने ली कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे यूनियन लिस्ट पे लॉ कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट के पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। स्टेट में कौन बनाएगा, यूनियन नहीं बनाएगी, स्टेट बनाएगा। और कॉन्करेंट में कौन बनाएगा, कि सर कॉन्करेंट में तो दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन जब यूनियन को पता है कि भाई मेरे लड़ाई करने से मेरी बाजी जो है पावरफुल हो सकती है, तो यूनियन क्या करेगा, झगड़ा करेगा, और स्टेट यहाँ पे फेल हो जाएगा। इसका मतलब पावरफुल कौन हुआ दोस्तों, पावरफुल यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ही होती है हमेशा। इसके बाद में हम लोग देखें समवर्ती सूची, तो इसके बारे में केंद्र और राज्य दोनों इसके अंदर कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जब झगड़ा होगा तो इसके अंदर हमेशा कौन, केंद्र हमेशा क्या होगा, कानून प्रभावी रहेगा। नोट करके लिखा है, जो विषय इन तीनों के अंदर नहीं दिए गए उनको अलग से रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर जोड़ा गया, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, ऐसे कुछ चीजें थी नहीं, तो फिर इनको बाद में इनके ऊपर कौन चर्चा लेगा, तो इसके ऊपर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर जोड़ा गया। और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर भी चर्चा कौन करेगा, तो इसके ऊपर भी केवल लॉ बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट के पास में होगा। तो लिखा है, जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते उन्हें अपशिष्ट विषयों मतलब रेसिड्यूरी सब्जेक्ट के अंदर अंतर्गत लाया गया, और इन पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास, संसद या फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास होगी। इसके बाद में लिखा है कि देश के मुसलमानों, ईसाइयों के सामाजिक धार्मिक जीवन के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है, क्योंकि संसद के अंदर तो सारे लोग मेजोरिटी से गए हैं और वहां पर ये लोग मेजोरिटी में नहीं होंगे। तो जो मुसलमान है जो माइनॉरिटी में, जो ईसाई है जो माइनॉरिटी में, इनके सोशल, रिलीजियस या फिर जीवन से रिलेटेड जो भी कानून बनाने का अधिकार ये संसद नहीं बनाएगी। तो ये करेगा कौन, तो इन्हें ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि वे उनके लिए अपने पर्सनल लॉ, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज होते हैं, तो ऐसे वो लोग अपने पर्सनल लॉ बना सकते हैं, जिससे वो लोग सामाजिक जीवन से रिलेटेड अपने सारे नियमों को क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक था जिसके ऊपर हमने संसद के अंदर डिटेल में चर्चा की, इसका एक पार्ट खत्म होता है। अभी संसद के अंदर बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, एक पार्ट और इसके अंदर आएगा। तो आगे आप लोग ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए कक्षा प्लस के साथ में। आगे का चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको आप लोग अच्छे से रिकॉल करें, अपने नोट्स को शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। ये PDF भी आपको कक्षा प्लस में मिल जाएगा। और इसी के साथ में हम लोग अगली क्लास पे इस चैप्टर के अंदर आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।